नमस्ते बच्चों, मैं लकी आहूजा प्रस्तुत हूँ आपके सामने हमारे मॉड्यूल किशोरों में जीवन कौशल और संपूर्ण स्वास्थ्य के 5वें भाग को लेकर। तो बच्चों, अब तक 4 भाग हमने संपूर्ण कर लिए थे। 4 वीडियो में आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें समझ चुके थे और आज अंतिम और 5वां भाग हम देख रहे हैं। इस भाग का नाम है किशोरों में गैर संचारी रोगों की जानकारी। तो ये गैर संचारी रोग क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो बच्चों, कुछ रोगों को संचारी रोग कहा जाता है, यानी कम्युनिकेबल डिजीजेस कहा जाता है, जबकि कुछ अन्य रोग जो होते हैं उन्हें गैर संचारी रोग या एनसीडी कहा जाता है। वास्तव में जो संचारी रोग होते हैं वो संक्रामक होते हैं, यानी कई कारकों से वो फैलते हैं, जबकि ये जो रोग हैं ये संक्रामक नहीं होते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या किसी अन्य तरीके से हवा द्वारा, पानी द्वारा आदि नहीं फैलते हैं। दूसरी बात यह है कि गैर संचारी रोग समय के साथ चुपचाप धीरे धीरे विकसित होते हैं। इनको आप अचानक से नहीं पहचान पाते हैं। इनका जो विकसित होने का तरीका है वो थोड़ा धीमा धीमा होता है। तो ये जो है समय के साथ चुपचाप, यानी पहले पहले आपको पता भी नहीं चलता और ये आप में विकसित हो सकते हैं। तीसरा बात है कि गैर संचारी रोग या एनसीडी जो हैं ये कई कारणों से होते हैं और इसके मुख्य कारण क्या है ये अभी हम देखेंगे। और इनके जो मुख्य कारण हैं उन्हें हम बांट सकते हैं आनुवंशिक या वंशानुगत कारकों में और आयु से संबंधित कारकों में। तो और हम डिटेल में देखते हैं कि क्या कारक होते हैं जिनसे गैर संचारी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो पहला है आनुवंशिक या वंशानुगत, यानी आपके माता पिता या दादा दादी को अगर कोई विशेष गैर संक्रामक रोग है, एनएसडी है, तो वो रोग किसी कारण से यानी आनुवंशिक कारण से आप तक भी हो सकता है। दूसरी बात है शारीरिक कारक। शरीर के किसी विशेष अंग में कोई समस्या होने पर भी ये रोग हो सकते हैं। तीसरी बात है पर्यावरण से संबंधित कारक। हमारे पर्यावरण में यानी हमारे आसपास भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हमें इन रोगों को उत्पन्न कर सकती हैं। और चौथी चीज़ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मानव व्यवहार या जीवन शैली संबंधी विकल्प, यानी आपकी जीवन शैली कैसी है, आपका दैनिक व्यवहार, दैनिक जीवन किस प्रकार का है। तो यहाँ हम इन रोगों को और अच्छे से जानते हैं। गैर संचारी रोग या एनसीडी जो है उनको समझने के लिए हम पहले संचारी रोग कैसे प्रेषित होते हैं उनके माध्यमों को जानते हैं और गैर संचारी रोग कैसे प्रेषित होते हैं या ये कैसे विकसित होते हैं इसको हम जानते हैं। तो इनके प्रेषित होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वायु द्वारा, यानी हवा में, वायु में इन रोगों का प्रसार हो सकता है। दूसरी बात है प्रदूषित जल और खान पान। यदि जल में या खान पान में कोई जीवाणु, कोई विषाणु या अन्य किसी प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं वो आ जाते हैं तो उस कारण भी कुछ रोग विकसित होते हैं जो कि संचारी रोग होते हैं। उसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क, यानी जिस व्यक्ति को, जिस रोगी को ये रोग हो गया है, ये रोग वास्तव में उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा फैलते हैं, इसीलिए इन्हें संचारी रोग कहा जाता है। लेकिन गैर संचारी रोगों में ऐसा नहीं होता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा नहीं फैलते हैं। इसके अलावा कुछ वस्तुएं जो हैं उनमें भी हम कहें संक्रमण हो सकता है और वो वस्तुएं भी इन रोगों को फैला सकती हैं। उसके बाद रक्त द्वारा, यानी सीधे रक्त द्वारा एक व्यक्ति का रक्त यदि दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, आप जानते हैं कि कई बार कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि रक्त की आवश्यकता पड़ती है और तब विशेष तरीके से रक्त दूसरे व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया जाता है। लेकिन वहाँ कुछ बातें बहुत ज़रूरी होती हैं और यहाँ अगर उन बातों का ध्यान नहीं रखा जाए तो रक्त के चढ़ाने के दौरान भी ये संचारी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। उसके बाद यौन संपर्क द्वारा भी इस प्रकार के रोग यानी कि संचारी रोग जो हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन गैर संचारी रोगों के कारण बिल्कुल अलग हैं, ये यहाँ से बिल्कुल अलग हैं। जैसा हमने देखा कि कुछ आनुवंशिक कारक इन्हें उत्पन्न करते हैं, पर्यावरणीय कारक जैसे कि प्रदूषित हवा या फिर निष्क्रिय धूम्रपान। निष्क्रिय धूम्रपान को आप समझें बच्चों कि कोई अन्य व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है और उस कारण वायु में जो धुआं या स्मोक उस धूम्रपान से होता है वो भी आप
को किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है और उसके कारण भी गैर संचारी रोगों के उत्पन्न होने की संभावना बन जाती है। और अगली जो चीज़ है वो है जीवन शैली संबंधी विकल्प, जैसे खान पान और व्यायाम। खान पान यदि आपका उचित नहीं है, व्यायाम की यदि कमी है, तो भी ये रोग उत्पन्न हो सकते हैं। और अंतिम कारक जो है वो है उम्र। यहाँ ये भी सच है बच्चों कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो इन रोगों के उत्पन्न होने की संभावना भी साथ ही साथ बढ़ती है। अब हम देखते हैं गैर संचारी रोग किस किस प्रकार के होते हैं। वास्तव में ऐसे कौन से रोग हैं जिन्हें हम NCD में रख सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में रख सकते हैं। तो बच्चों, हृदय और रक्तवाहियों के कुछ रोग होते हैं। जो हमारा हृदय है, हमारी रक्तवाहिकाएं हैं, उनके कुछ रोग होते हैं जो कि गैर संचारी होते हैं। इनको हम कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज नाम से जानते हैं, या शॉर्ट में हम इनको CVD कहते हैं। उसके अलावा पुराने श्वसन रोग हो सकते हैं, यानी किसी को लंबे समय से श्वसन संबंधी समस्या चल रही है तो वो भी रोग के रूप में विकसित हो सकती है, और उन्हें हम क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस कहते हैं या CRD कहते हैं। उसके अलावा मधुमेह या बहुमूत्र रोग, जिसको डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है, और ये जो रोग है आज के ज़माने में बहुत अधिक पाया जा रहा है, बहुत अधिक देखा जा रहा है, और इसका मुख्य कारण माना जाता है कि जीवन शैली संबंधी ही होता है। इसके अलावा कैंसर भी एक ऐसा रोग है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और दिन ब दिन इसके भी केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। मोटापा एक बहुत सामान्य समस्या बन गया है हमारे देश में भी। अब दिन ब दिन मोटापे की समस्या बढ़ती जा रही है, और यहाँ आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि मोटापा भी अपने आप में एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की श्रेणी में आता है। उसके अलावा गठिया या आर्थराइटिस भी एक NCD है, वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ही एक प्रकार है। अब बच्चों, गैर संचारी रोगों में जो मुख्य रोग हमने देखे, इन सभी रोगों में से हम कुछ मुख्य रोगों के जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम होते हैं, उन्हें देख सकते हैं, ताकि आप इन्हें पहचान सकें, आप इन्हें जान सकें। आपके आसपास यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, इनमें से किसी भी रोग के लक्षण लगातार प्रदर्शित कर रहा है, तो आपको सतर्क होना चाहिए, आपको जल्द ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं CVD की, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या सिम्टम्स हैं, क्या चिन्ह हैं, देखते हैं। तो इनके चिन्ह हैं चंचलता महसूस करना, यानी शरीर में एक अजीब तरीके की चंचलता लगी रहती है। हृदयघात की पहचान कैसे होती है? हार्ट अटैक एक बड़ी समस्या है, और वो भी एक हम कहें कि आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ही है। हृदयाघात की पहचान छाती के बीचों बीच बाएं कंधे, भुजाओं, जबड़े और पीठ पर होने वाले दर्द या बेचैनी से होती है। अचानक ही व्यक्ति का जो बायां कंधा है या उसका बाईं तरफ का जो पूरा भाग है, जैसे भुजाएं हैं, जबड़े हैं, उन सब में तीव्र यदि दर्द होने लगता है तो ये हृदयाघात की जो सिम्टम है वो होती है। उसके बाद सांस लेने में कठिनाई होना भी हृदय या रक्तवाहिकाओं के रोगों को प्रदर्शित करता है। मितली या उल्टी के आने का आभास, बार बार व्यक्ति को या तो उल्टी आए या उसे ऐसा लगे कि उल्टी आ रही है, ये भी एक चिन्ह है। और इसके अतिरिक्त ठंड के मौसम में भी यदि पसीना आ रहा हो तो सचेत हो जाना चाहिए कि ये CVD का सिम्टम हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं पुराने श्वसन रोगों की, या जिनको हम CRD कहते हैं। इन रोगों की, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो हैं, इनकी क्या सिम्टम होती है? तो आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, लगातार थकान महसूस करना, लगातार छींके आते जाना, सांस लेने में तकलीफ होना या सांस लेते समय घरघराहट की तेज सी आवाज़ निकलना। उसके अलावा तेज खांसी होना, गंभीर खांसी होना, ये सभी के सभी पुराने श्वसन रोगों के चिन्ह हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चिन्ह भी इनसे संबंधित हैं, जैसे भारी से मध्यम वजनी सामान ले जाने में असमर्थता। यदि व्यक्ति बिल्कुल कम भार का या मध्यम वजनी सामान को थोड़ी दूर भी नहीं लेके जा पा रहा है तो भी उसे ऐसी श्वसन संबंधी समस्या हो सकती है। उसके अतिरिक्त कुछ दूर चलने में या सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई होना, छाती में, सीने में दर्द रहना, या
भूख न लगना, ये सभी पुराने श्वसन रोगों के चिन्ह हैं। अब हम बात करते हैं मधुमेह या डायबिटीज़ के कुछ चिन्हों की, कुछ सिम्टम्स की। तो लगातार थकान बनी रहना, हर समय पूरा दिन थकान महसूस करना, ज़्यादा पेशाब आना, सामान्य व्यक्ति से काफ़ी अधिक बार पेशाब जाना, थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब लगना भी इसका एक बड़ा चिन्ह होता है। ज़्यादा भूख और प्यास लगना, सामान्य रूप से जितनी भूख और प्यास लगती है उससे कहीं ज़्यादा भूख और प्यास लगना भी एक चिन्ह है डायबिटीज़ का। वजन कम हो जाना या कुछ स्थितियों में डायबिटीज़ और मोटापा जब साथ साथ पाए जाते हैं तो वजन अधिक होता हुआ भी नज़र आता है। और दृष्टि में परिवर्तन आना, यानी आँखों की जो हमारी देखने की क्षमता है उसमें धीरे धीरे कमजोरी आना। अब हम बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया की। हाइपोग्लाइसीमिया भी एक हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसके क्या चिन्ह हैं? तो चिंता बने रहना, पसीने आना या भ्रम उत्पन्न होना, अचानक भ्रम की स्थिति में आ जाना, दिल की धड़कन तेज होना, दिल की धड़कन अचानक से बहुत तेज महसूस होना, कमजोरी या थकान होना, लगातार लंबे समय तक कमजोरी या थकान महसूस करना, बेहोशी छाना, कि व्यक्ति को लगे कि हाँ बस वो बेहोश हो रहा है, उस पर बेहोशी छा रही है। तो ये सभी हाइपोग्लाइसीमिया के चिन्ह हैं। अब कैंसर भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसके भी कुछ चिन्ह हैं, जैसे कि अचानक शरीर पर विभिन्न प्रकार की गांठों का उभरना, मुंह, होंठ या जीभ में घाव हो जाना, और ये घाव आसानी से लंबे समय तक ठीक नहीं होते हैं, आसानी से सही नहीं होते और लंबे समय तक बने ही रहते हैं। खांसी या पेशाब में और मल द्वार के माध्यम से यदि खून आ रहा है, खांसी के दौरान भी खून आ रहा है, पेशाब के दौरान या मल के दौरान भी खून आ रहा है, तो ये भी कैंसर का एक चिन्ह हो सकता है। उसके अलावा लगातार अपच होना, यानी जो भोजन आप कर रहे हैं उसका पच ना पाना, अचानक वजन कम हो जाना भी एक चिन्ह हो सकता है कैंसर का। लगातार खांसी चलते रहना, तो कैंसर के भी ये कई सारे चिन्ह हो सकते हैं। अब बच्चों, इन चिन्हों के आधार पर हम डायरेक्ट ये नहीं सोचते कि अगर किसी को थकान हो रही है तो वो सोचने लगे कि मुझे कैंसर हो गया, या थकान हो रही है तो उसने सोच लिया कि मुझे मधुमेह हो गया है। यदि ये चिन्ह लगातार नज़र आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से जाके संपर्क करना होता है। वो वास्तव में बता पाते हैं, वो पहचानने की कोशिश करते हैं, वो आपके परीक्षण करते हैं और तब वो बता पाते हैं कि वास्तव में क्या आप में कोई ऐसी डिजीज़ उभर रही है या बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं कि एनसीडी का निवारण कैसे किया जाए। ये जो गैर संचारी रोग है उनके निवारण के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है संतुलित खुराक अपनाना। आप जानते हैं कि संतुलित खुराक हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यक है। हमारे शरीर में संतुलित खुराक के सभी अवयव शामिल होने चाहिए। आप जानते हैं कि भोजन में अलग अलग प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल होना ही चाहिए। रात का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, सभी प्रकार के स्नैक्स हमें उपयोग में लेने चाहिए। फल भी हमें खानी चाहिए, दूध हमें पीना चाहिए, दही छाछ का उपयोग करना चाहिए। भोजन के दौरान भी आप देखिए कि संपूर्ण आहार रखना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही चीज़ खाते जा रहे हैं भोजन में। तो एक प्रकार से खुराक का संतुलित होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा नियमित व्यायाम करना। आपको ये समझना होगा कि वास्तव में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचने के लिए एक बड़ा हथियार है व्यायाम। यदि हम लगातार व्यायाम करते रहते हैं, अब वो व्यायाम किसी भी प्रकार का हो सकता है, जो आपको अच्छा लगता है उस प्रकार का व्यायाम आप कर सकते हैं। जहाँ जिस समय आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। हो सकता है आप सुबह व्यायाम कर रहे हैं या आप शाम को व्यायाम कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन व्यायाम प्रतिदिन अवश्य करें। उसके अलावा है सुबह का नाश्ता न छोड़ना। तो बच्चों, ये आवश्यक है कि हम सुबह का नाश्ता करें। सुबह उठते ही हमें बहुत सारी ऊर्जा की, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और आप तो स्कूल भी जाते हैं, स्कूल में आपको कितनी सारी मेहनत करनी होती है, तो आपके लिए सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है। आपको उठते ही लगभग 2 घंटे के भीतर, 2 घंटे अधिकतम है, कुछ ना कुछ अवश्य खा लेना चाहिए। अच्छे से
नाश्ता कर लेना चाहिए। उसके अतिरिक्त भोजन करते समय टीवी ना देखना, ये आपको जानना होगा, समझना होगा कि भोजन करने के दौरान यदि आप टीवी देखते रहते हैं तो वास्तव में वो भोजन के जो समुचित गुण हैं वो आपको नहीं मिल पाते हैं। जितना ऊर्जा, जितनी फ़ायदा वो भोजन आपको कर सकता है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान टीवी देखने में होता है। तो इस गतिविधि को आप ना करें, कभी भी भोजन करते दौरान टीवी ना देखें। उसके अलावा स्क्रीन टाइम 2 घंटे से कम रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप बच्चों में ये समस्या हमें देखने को आ रही है, दिन ब दिन ये समस्या बढ़ रही है कि स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है फ़ोन का, या कोई लैपटॉप या आईपैड या कोई से भी जो हम कहें कि टैबलेट वगैरह हैं उन पर आपने बहुत समय गुजारना शुरू कर दिया है। तो आप इस स्क्रीन टाइम को कम करें, नहीं तो ये भी एक कारण बन सकता है NCD का या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। तो ये अधिकतम 2 घंटे ही रखा जाना चाहिए, अधिकतम 2 घंटे। अगर आप वास्तव में सही तरीके से ही समझना चाहते हैं तो ये लगभग 1-1.5 घंटा होता है, और अधिकतम कोई परिस्थिति है तो आप इसको 2 घंटे तक रख सकते हैं। लेकिन इससे अधिक स्क्रीन टाइम जो है वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इसके बाद बच्चों, NCD से जुड़े कुछ सवाल जवाब हम अंत में देख लेते हैं, आपकी कुछ जिज्ञासाएं यहाँ से भी पूरी हो जाएंगी। एक प्रश्न ये है कि क्या NCD केवल बुजुर्ग लोगों को ही होते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। यद्यपि हमने देखा कि उम्र भी एक कारक है NCD का, लेकिन NCD बुजुर्ग लोगों को ही होते हैं ऐसा नहीं है। NCD जो है वो बुढ़ापे में या बुजुर्ग अवस्था में अधिक होते हैं, लेकिन वो किसी भी आयु में उत्पन्न हो सकते हैं। उसके बाद इसके जो मुख्य कारण हैं कि किसी भी आयु में कैसे उत्पन्न हो जाते हैं, तो सही से खान पान ना रखना या भोजन ढंग से ना करना, संतुलित आहार न लेना, उसके अलावा व्यायाम न करना, बिल्कुल भी न करना, एक ही जगह बैठे रहना, किसी प्रकार का शारीरिक श्रम न करना, ये मुख्य कारक हैं जो किसी भी आयु में इस प्रकार की यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ को उत्पन्न कर सकता है। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य की सामान्य जांच के लिए कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति जांच के लिए अपने समीप जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जा सकता है। आप अपनी PHC पर जाकर के अपनी ANM दीदी जो वहां बैठती हैं उनसे बात कर सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को मपवा सकते हैं, और ब्लड प्रेशर मापने के अलावा उसके बाद ANM दीदी जो हैं वो आपका वजन लेंगी, और उसके आधार पर आपकी ऊंचाई, वजन, उम्र आदि के आधार पर आपकी BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बताएगी कि वो सही है या नहीं है। यदि उसमें समस्या है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए और जल्द ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके बाद आखिरी प्रश्न है, कुछ प्रमुख NCD की जांच कराने के लिए कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? तो बच्चों, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर जैसे किसी भी संदिग्ध मरीज को आप उच्चतर जांच के लिए कहाँ ले जा सकते हैं? आप पास की PSC या CSC या जिला पर जो अस्पताल होते हैं, जिला मुख्यालय के जो अस्पताल है वहाँ ले जा सकते हैं, और वहाँ पर ये सारी जो सुविधाएं हैं, ये जांच की सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध हैं। आप आसानी से वहाँ जा कर के फिजिशियन से मिल सकते हैं, और वो आपको सही से निदान करके बता सकते हैं कि जो समस्या है वो क्या है और किस कारण से है। तो बच्चों, यहाँ हमने आज NCD से संबंधित चर्चा पूर्ण कर ली है, और इसी के साथ हमारा ये मॉड्यूल समाप्त हो गया है। सुनने के लिए धन्यवाद।